दोस्तों, आज बलूचिस्तान डायरी का जो सफ़ा है ये है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के नाम और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 4 होनहार शागिर्दों के नाम, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मुकाबले के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। वो डॉक्यूमेंट्री किस सिलसिले में थी ये हम सब पूछेंगे। आज हमारे मेहमान हैं फैसल अली, रुबाइशा, मोहम्मद हारिस और अंजीला कायनात। कैसे मिजाज आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। खैरियत से। तो मुझे कुछ ये बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री किस मौजू के मुतालिक थी? जी, ये डॉक्यूमेंट्री जो है क्लाइमेट चेंज के मुतालिक थी। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के मुतालिक थी। और ये डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से कि ये जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है, ये हमारे माशरे पे क्या, यहाँ पे क्या इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर, बल्कि लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान, तो हमने सिर्फ पाकिस्तान को फोकस किया हुआ था कि क्या जो है यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है और इसका हल क्या है, और यहाँ पे बैंक्स का क्या किरदार है इसको ठीक करने में। ये हमारा मेन थीम। ये जो मौजू था आपको, ये किसने दिया था? ये मौजू जो है वो इंडस कंसोर्टियम की जानिब से दिया गया था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज उन्हीं ने किया था। तो उनका मेन मोटिव यही था उनका कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं। सो हमारा कंपटीशन हमारा था उसी हवाले से था, और मौजू भी उन्होंने ही दिया था हमें कि हम जो है वो किस तरह माहौलियाती तब्दीली को हम या तो रोक सकते हैं या तो उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको क्या मौजूआत दिए गए थे? सबके मौजू सेम ही थे। क्लाइमेट चेंज से मुतालिक। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज। तो आपने जो तहकीक की, तो रिसर्च में सबसे ज़्यादा काबिलियत किसकी है आप सब में? सबसे ज़्यादा तो अंजिला ने हमारे साथ तीनों की है, क्योंकि मैं और रुबाइशा जो है हम लोगों ने स्क्रिप्ट में मिलके काम किया है। तो रिसर्च भी हमने इसी मुतालिक ही की थी कि उस टाइम हमारा फोकस मैंने पहले बलूचिस्तान को ही रखा, क्योंकि हम बलूचिस्तान से जा रहे हैं तो हमारा फोकस बलूचिस्तान ही होना चाहिए। उसके हवाले से कि बलूचिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज में कैसे मुतासर हो रहा है, और हमारे यहाँ पे जो चूँकि ये रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ इसका ज़्यादा रुझान है, तो उस वजह से हमने कोशिश की कि बलूचिस्तान को दिखाए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो किस हवाले से। तो रिसर्च में ज़्यादा जो मौजू था वो इलेक्ट्रिसिटी का था कि हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग का क्या टाइमिंग होती है, और उसके हवाले जो कितने इलाके जो है इससे मुतासर होते हैं, जिसके हमने शॉर्ट्स आप डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में कितने फ़ीसद इलाकों में रोशनी है, यानी लाइट आती है, कितने इलाकों में नहीं आती? बहुत कम है, 53% है 53% जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अदरवाइज अगर हम उसको देखें तो टोटल जो है हमारे पास 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है बलूचिस्तान में, मोस्टली इलाकों में। वो 18 घंटे लाइट नहीं होती, तो उसका नामुल बदल क्या इस्तेमाल करते हैं आप? उसका नया बदल यही है कि जिन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है वो जो है रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, जैसे कि हमारे पास सोलर पैनल्स हैं। अगर वो इंस्टॉल करेंगे तो उनको एक आसान तरीके से जो है एनर्जी मैसर भी हो सकेगी। और दूसरा जो है हमारे पास विंड टर्बाइंस है, जिन इलाकों में हवा की जो है ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है, तो वो जो है विंड को इस्तेमाल करते हुए उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उनका जो है ये उनको आउटकम मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी विंड टर्बाइन से और अपना ये जो सोलर पैनल्स है। और वो माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें कितनी कमी का बाइस बन सकती है? माहौलियाती आलूदगी के बारे में हमने ज़्यादा इस पर बात नहीं की थी। हमने ज़्यादातर बात यही की थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो शॉर्टेज है, हम उस पर ज़्यादा फोकस था हमारा, तो हमने उसी के हवाले से बात की। माहौलियाती तब्दीली को अगर हम देखें तो उसकी तो बहुत सारे अनासर हमारे पास मौजूद हैं। तो उसका हल भी है कि हम अगर प्लांटेशन करेंगे ख़ास तौर पे ट्रीज़ की, तो उससे काफ़ी क्लाइमेट में चेंज आएगा। क्योंकि अगर हम कोयटा को भी हम देखें तो इधर यहाँ पे ऐसी गर्मी नहीं होती जिस तरह अभी रिसेंट ईयर्स में इधर गर्मी हो रही है। ये तो ठंडा इलाका है, और जैसे हम इस्लामाबाद या पंजाब की एरियाज़ में देखेंगे वहाँ पे भी हमें मिल जाएगा कि वहाँ पे ऐसी सर्दी नहीं होती जैसे वहाँ पे सर्दी हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज तो बहुत सारे उसके हमारे पास अनासर हैं अगर हम उसको देखें। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉसल फ्यूल जो होती हैं ये कितनी नुकसानदेह होती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ये बनाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को देखें तो इंसानी सेहत के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है ये खतरनाक साबित होती हैं। उसकी वजह ये देखें, अब मैं अगर सबसे पहले आपको मिसाल दूँ हमारे ट्रैफिक की इस वक्त, तो आप कोयटा को देख सकते हैं कि कोयटा में इस वक्त कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप सोचें ये सारी ट्रैफिक जाहिर सी बात है डीजल और पेट्रोल यूज़ करती है। अब इस डीजल और पेट्रोल से कितना सारा धुआं सा खारिज हो रहा है। अब ये तमाम जो है धुआं है ये हमारे माहौल में असरअंदाज हो रहा है। माहौल में जब ये फैल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे अक्सर लोगों को अब जो है खांसी का मसला और तमाम बीमारियाँ जो है यहाँ पे हो रही हैं। और इसके साथ जो बाकी दीगर फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन
तमाम को भी अगर देखा जाए तो इसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पेट्रोल और डीजल की मिसाल दी, गाड़ियों में ट्रैफिक की मिसाल दी, तो ये उसी तरीके से जो है यहाँ पे लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट करनी है ये। और ये दुनिया में वो सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार ममालिक हैं, रिसर्च में उनके नाम सामने आए आपको? हमने यहाँ पे जो है ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी, पहले तो ये तक बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। हमारी ड्यूरेशन कितनी थी? टोटल 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर आपको टोटल इतना 3 सारा मिनट, 3 मिनट के अंदर हमने इतना सब कुछ बताना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि तमाम चीज़ें तो हम कवर नहीं कर सकते। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फोकस एरियाज थे, जैसे कि क्या, क्लाइमेट चेंज, दूसरा ये था कि उसकी जो है उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तीसरा ये कि बैंक्स क्या किरदार है, जो हमारा थीम था। हमने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हुए इस 3 मिनट को हमने कवर किया है। ठीक है, तो हल क्या सामने आया आपको? सोलर सिस्टम के अलावा क्या क्या हल है कि क्लाइमेट चेंज को हम, जो बढ़ता हुआ ये खतरा आ रहा है, इसको हम रोक सकें, पाकिस्तान में भी और बलूचिस्तान में भी? देखें, अब सबसे पहले मैं एक बार अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ आपको, फिर स्केल के बारे में। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमें ये बताया गया था कि आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो सोलर पैनल्स को करना है। जी, सोलर पैनल्स को आपने फोकस करना है, और उससे कितनी हम जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं, वहाँ पे तो हमें इस चीज़ को फोकस करना था। हमने वो चीज़ें वहाँ पे कर दी। अब अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त दरख्तों से, ट्रीज से मिलता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जंगलात को काटते जा रहे हैं और हम सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को कम करें, सबसे पहला अगर पहला इस हल के ऊपर फोकस करें, भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, प्लांटेशन करें, और ये जो हम इतनी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसको ज़्यादा से रोक लें। इसको रोकेंगे और ये तमाम चीज़ें जो प्लांटेशन को बता रहा हूँ ये ज़्यादा करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क हो, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, ये है कि अगर हर शख्स अपनी सालगिरह पर एक दरख्त लगाता जाए तो ये तादाद भी कम है। हम हर शख्स को 10-10, 20-20 दरख्त लगाएंगे तो तभी हम इस मामलों से निकलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से ही बच सकेंगे हम, और क्लाइमेट चेंज से ही बच सकेंगे। अच्छा, तो स्क्रिप्ट आप दोनों ने लिखा, आपने लिखा या आपने लिखा? क्योंकि एक ड्राइविंग सीट तो एक शख्स के पास होती। मेन इसने लिखा, फिर हम लोग ने जो कुछ चेंजेस वगैरह थे उस पर दोनों ने मिलकर साथ काम किया, और आइडियाज शेयर किए कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। चलिए, ज़बरदस्त। तो पहला जो स्क्रिप्ट था, फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो कितना, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी? 4 मिनट्स। अच्छा, फिर उसे मुख्तसर करते करते जी, फिर और डायरेक्शन किसने दी? डायरेक्शंस भी मैंने दिए थे। डायरेक्शन भी आपने दी है? जी, मैंने। और प्रोड्यूसर कौन था इसका? प्रोड्यूसर मैं था इसका। प्रोड्यूसर आप थे? मैंने प्रोड्यूस। कितना खर्चा हुआ इस प्रोजेक्ट का? खर्चा तो बहुत ज़्यादा हुआ जब हम शूट कर रहे थे इस चीज़ में। आपको तो पता है आने जाने का खर्चा होता है, बिल्कुल वो बात तो है। इस दौरान, हमारे शूटिंग के दौरान, हमसे एक वो भी हो गई थी कि हमने एक दोस्त का कैमरा भी तोड़ दिया था, तो वो खर्चा भी हमारे ऊपर ही आ गया। गुस्से में तोड़ दिया था, टूट नहीं, गया नहीं, था? बस वो मिस्टेक, मतलब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो वो कैमरा टूट। लेकिन ये है कि मतलब खर्चा इतना नहीं हुआ, हमारे बजट के अंदर ही था, जितना हमने सोचा हुआ था उसी बजट के रहते हुए ही हमने ये सारा कुछ ये किया। और कितने दिन शूट पे गए आप? पहले तो ये है कि मतलब 1 महीना जो है पूरा, ऑलमोस्ट 1 मंथ हमारी स्क्रिप्टिंग पे लगी कि हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, फैक्ट चेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने उसमें किया। जब हमारी स्क्रिप्ट पूरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, मतलब उसकी फाइनल शक्ल हमारे पास आ गई थी, तो उसके बाद हमें तकरीबन 1 मंथ लगा इसको हम प्रॉपर शूट करने के लिए। इसके लिए हम लखपास तक गए, बाईपास तक गए, मशरकी बाईपास, सोना खान, वहाँ पे गए। इसके अलावा मगरबी बाईपास है, मशरकी बाईपास है, यहाँ तक हम गए। उसके अलावा साथ साथ में हमने कुछ फुटेजेस जो हैं वो कुछ लाख की भी ली हैं। इसमें साथ साथ हमने कोयटा की जो ट्रैफिक है वो भी हमने कवर किया, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को भी कवर किया हम। ओह गुड, मेहनत हुई है। 3 मिनट के लिए आपने 30 दिन तक शूट की और 30 दिन तक अपने स्क्रिप्ट पे। और एडिट का कारनामा किसका है? एडिट भी मैंने खुद ही की। एडिट भी इसने। और आपने क्या किया इसके अंदर? सर, आपको बताऊं कि ये मैंने कहा कि टीम वर्क है, तो टीम वर्क में कुछ लोगों का काम नहीं, पूरी सब हम कब का काम देखा जाता पूरी है। टीम का होता है, अब लेकिन एक यहाँ होता है ना, पे एक डोमेन होता उसी है। तरीके से आपको बताता हूँ। अब इस वीडियो के अंदर जितना भी जो कैमरा वर्क है, ड्रोन का जितने भी शॉट्स हैं, ग्राउंड के जितने शॉट्स हैं, वो तमाम मैंने लिए। यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आप थे? जी, जितनी जो है वो टोटल वीडियोग्राफी की हुई है वो मैंने की है। फिर इसके बाद इसके जो है स्क्रिप्ट के बाद, जैसे आपको पता है कि वीडियो तो मैं बनाई, वीडियो के अंदर अब तमाम शॉट्स वगैरह तो आ गए। अब यहाँ पे एक अच्छा म्यूज़िक और अच्छी जो है वॉइस ओवर भी चाहिए थी,
तो वॉइस ओवर तो हमने कराई मैं मंजिला कायनात से। अच्छा, आपकी आवाज़ है वो, अच्छी आवाज़ है, अब ठीक है, good। इसके अंदर जो जितनी चीज़ें जो है ज़्यादा करनी थी, कम करनी थी, कहाँ पे फेड इन होना है, कहाँ पे फेड आउट होना है, कौन सा लफ्ज़ किस तरीके से कहना है, तो इसमें मेरी और अंजिला दोनों की साथ की मेहनत है। क्वालिटी उन लोगों ने- कंट्रोल आपका था। जी, क्वालिटी रोल मेरा अंजिला का भी था, क्योंकि वॉइस ओवर उसकी है, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा था, बता रहा था। तो हम चारों लोगों ने, आप ऐसे समझे कि कैमरा वर्क भी समझे कि हमने किया है, हमने इसके अंदर डायरेक्शन भी की है, हमने स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, चारों ने मिल के इसके ऊपर काम किया। और ये आपके टीचर्स ने क्या रोल अदा किया यूनिवर्सिटी के? टीचर्स का आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी, इक्विपमेंट्स, वो हमने जो है अपने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हमें मिली हैं, हमारे साथी से, जिसमें हमारे पास हमारा ड्रोन था, हमारे पास कैमरास थे। देन उसके बाद जो एडिटिंग का जो मरहला था, हमने क्योंकि हमने फील्ड सॉफ्टवेयर से किया है, तो वो तमाम हमने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की जो है लैब्स वगैरह से ही वहाँ से किया है। और रिसर्च के मामले में यूनिवर्सिटी कितना काम आई आपके? जी, रिसर्च के बारे में आपको बताते चलूँ कि हमारे इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में बहुत ही अच्छे उस्ताद है, और उन्होंने ख़ास तौर पर टीवी जर्नलिज्म के ऊपर काम किया हुआ है। तो हमने जब ये स्क्रिप्ट सबसे पहले रेडी की थी, तो हमने अपने टीचर्स को वहाँ पे दिखाई। उन टीचर्स ने इसमें देखा कि जो कमी है वो कमी उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, जहाँ पे हो सकता है हम लाइन से ज़रा सा आउट हो गए, उन्होंने दोबारा हमें लाइन पे लाने की कोशिश की, उस चीज़ को बेहतर से बेहतर करके हमें दिया। फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, और इसमें सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, इसके साथ साथ हमारे फील्ड वर्क, क्योंकि हम जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फील्ड वर्क के हमारे जो साथ हैं, ख़ास तौर पे जिन चैनल में हमने इंटर्नशिप की हुई है इस वक्त, GTV में हमने इंटर्नशिप की है, तो वहाँ पे जो उनकी ब्यूरो चीफ़ है और वहाँ के उनके जो चीफ़ कैमरामैन है मैम बुशरा एंड जो है फ़तेह बुगटी साहब, तो उनकी जो डायरेक्शंस थी, जिस तरीके से उन्होंने हमें वॉइस ओवर के बारे में बताया कि पैकेजेस एंड रिपोर्ट के बारे में बताया किस तरीके से बनती हैं, उसी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ को फॉलो करते हुए, उन्हीं शॉर्ट्स को फॉलो करते हुए हमने जो है ये सारा काम किया है। ओह, वेल डन, वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2 सवाल आ रहे हैं, मैं कि डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछूं, या मेरे लिए दिलचस्पी ये है कि मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ पूछूं। तो इसका रकबा कितना है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का? मैंने सुना है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी, आई थिंक मैं सही तरीके से रिमेंबर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पढ़ा था कि टोटल 200 एकड़ है। 200 एकड़ के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं हारिस के हमने सुना है कि दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी के जिसके दरमियान से रेलगाड़ी गुजरती है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि मतलब एशिया में पूरी वाहिद यही यूनिवर्सिटी है जिसके बीच से जो है वो रेलवे ट्रैक गुजरता है, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ट्रेन गुजर। वहाँ कोई स्टेशन भी है यूनिवर्सिटी के नहीं, अंदर? अगर किसी को भागना है तो वो ट्रेन पे डायरेक्ट चढ़ के भाग सकता है। चलती हुई ट्रेन के चलती ऊपर। हुई ट्रेन से ले सकता है। चलो, ये तो मंजर अच्छा देखने को मिलता होगा बिल्कुल आपको। सर। तो अच्छा, और इस यूनिवर्सिटी से कौन कौन से लोग निकले, कोई बहुत बड़े बड़े जिनके नाम आप याद हों आपको? सबसे पहले तो हमारे CM है सरफराज बुट्टी, वो भी यहीं से पढ़े अच्छा, CM साहब यहीं से पढ़ के यहीं से गए। पढ़े हैं। हमारे जितने भी ज़्यादातर बलूचिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहीं से ही पास आउट हुए हैं, यहीं से उन्होंने अपनी एजुकेशन अपनी हासिल की है। BS यहीं से किया है, मास्टर्स यहीं से किया है, MPhil अपने यहीं से किया है। तो हाँ, कह सकते हैं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो बलूचिस्तान को भी आगे लेके चल सकती है और पाकिस्तान को भी लेके। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस और रिसर्च का काम कितने लेवल पे हो रहा है, या AI लेवल पे कोई काम हो रहा है यहाँ? बिल्कुल, हमारे पास डिपार्टमेंट है, रिसर्च की डिपार्टमेंट है और IT का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है कि मतलब आप न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी रोज़मर्रा चीज़ों को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि और अगर हम पाकिस्तान के लेवल पर या एशिया के हवाले से बात करें तो आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तो पहले जैसे कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है हम बलूचिस्तान में रहते हैं ऑलरेडी। बलूचिस्तान की जो एजुकेशन मतलब लिटरेसी है वो बहुत ही कम है, इतनी है कि मतलब दूर दराज के लोग जो है वो आते हैं यहीं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। जैसे कि आपका सवाल था कि मतलब आप कहाँ देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, बलूचिस्तान के अंदर तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि मतलब हर छोटे से मतलब हर बच्चे को ये वेलकम करती है और बहुत ही वार्म तरीके से ये वेलकम करती है, और ऐसी प्रोडक्ट्स भी निकालती हैं जो मतलब आगे काम बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि बस और ये बताइएगा कि उधर सियासी तंजीमें भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? बिल्कुल सियासी तंजीमें हैं और वो अपने एक बाउंड्री में रहती हैं, जिनके उनका काम होता है वो उसी बाउंड्री में ही रह के अपना वो सारा कुछ। अंदाजन कितनी तंजीमें होंगी? 3 से 4 तंजीमें हैं। 3 से 4 तंजीमें। जी बिल्कुल, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और PSF है। ठीक है, 3 जम। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये फिर सफ़र आपका कैसा रहा जब आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई
और दिल में क्या क्या जज्बात थे? आप चारों साथ गए थे या आपके साथ कुछ और भी लोग थे? जी हम चारों साथ ही गए आप थे। चारों साथ किस तरह सफ़र किया था आपने? सफ़र हमारा ऐसा शुरू हुआ कि हमने बस नहीं करवाई, हमने 2D कार सर्विस के उस पे गए ताकि हम जहाँ पे इजीली हम जा सकें। सो सबसे पहले तो फैसल भाई को उठाया, फैसल भाई ने हमें उठाया, उसके बाद जब हमने दोनों फीमेल्स को उठाया तो यहाँ से हमारा एक सफ़र बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ। हंसी मजाक करते हुए हम वहाँ तक इस्लामाबाद तक पहुँचे और इस्लामाबाद के बाद जब हमने अपने होटल में चेक इन किया पिंडी में तो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया हम लोग ने रास्ते में, हंसी मजाक गाने चाने, तो ये था अच्छा एंजॉय किया हमने। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंट्रीज थी? ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटी थी जो और 6 मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस से थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ उससे आई थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, कुछ मौजूद याद नहीं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने दिए थे आपको? सेम ये एक ही था। अच्छा, मौजू एक ही था। मौजू एक ही था। ठीक है, और उन डॉक्यूमेंट्रीज में क्या कमी थी जो आप लोगों के पास नहीं थी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ से भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये नहीं कि सिर्फ मेहनत हमने की थी, मेहनत उन्होंने भी की थी और अच्छी खासी मेहनत की थी। लेकिन उनका जो मतलब मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी आई हुई थी, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट थे। तो हम तो थे मीडिया की डिपार्टमेंट, हमें पता था कि मतलब कौन से शॉट्स कैसे लेने हैं, वॉइस ओवर हमने कैसे लगाना है, किस जगह पे हमने साउंड को इन रखना है या साउंड को आउट रखना है। तो वो सारी चीज़ें जो थी मतलब हमें इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि हम मीडिया डिपार्टमेंट से और मीडिया की थ्रू हमने वो सारा कुछ। आप सब मीडिया डिपार्टमेंट से? जी हम सब मीडिया। तो हम ये देखते हैं कि इस कारनामे के बाद इनके चेहरों पर क्या खुशी आई और कैसे जज्बात थे। तो इस हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे ही कि जब अनाउंस हुआ कि आपको पहली पोजीशन मिली है तो कैफियत क्या थी आपकी? हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ जी तो नाम लिया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि वो एक अलग ही मंजर था हमारे लिए। तो एक वो ऐसा खुशी का लम्हा था कि मैं दिल कर रहा था कि हम वहाँ पे, मैं कहता हूँ, बस उठ जाएं, खड़े हो जाएं और सबकी जो है तालियां हमारे जो है कानों को बहुत ही ज़्यादा मुतासर कर रही थी खुशी की वजह से। क्योंकि जब बलूचिस्तान का नाम आया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और सब प्रेज़ कर रहे थे कि यार बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए आपको बताता चलूँ कि ये फर्स्ट टाइम था। पहली बार आप गए थे और पहली बार झंडे गाड़ के आ गए? झंडे गाड़ के आए, क्योंकि इंडस कंसोर्शियम में पहले ये सिर्फ काम करते थे पंजाब एंड सिंध के ऊपर। फर्स्ट टाइम इन्होंने केपीके एंड बलूचिस्तान को भी वहाँ पे इनविटेशन दिया था और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बल्कि पूरे बलूचिस्तान से सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हम 4 स्टूडेंट्स थे। वाह वाह। तो जब हम वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के सामने हम खड़े थे और हमारे हाथ में हमारा प्राइज़ था और शीट थी, तो वो क्या ही जो है खुशी का समा था हमारा। वाह वाह, ये देख खुशी का समा हम अभी भी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब वो पोजीशन आपने ली और जब आप घर की तरफ लौटे तो घर पे माँ का, वालिद का और बहन भाइयों का रिएक्शन क्या था? पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ। मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे। पहली बार मैं मतलब बलूचिस्तान से, मेरी फैमिली मुझे वैसे अकेला कहीं पे भी नहीं छोड़ती। उन्होंने फिर मुझे इस्लामाबाद इतने दूर अकेला छोड़ा और जब उन्हें पता चला कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, हमारी टीम को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, तो वो बहुत खुश थे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अब जब सुबह आ रही थी तो मेरी दादी जो है उन्होंने हमारे कल्चर में नज़रमात, उन्होंने मेरे नज़रमात किया, किसको नज़र नहीं लग जाए। माशाल्लाह, दुआ पढ़ के फूंक के भेजा बेटी को। अच्छा बेटा, आप बताइएगा। जब उनको पता लगा कि हम लोग जीते हैं तो उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले बोला पिक्चर्स भेजो ताकि हम फैमिली में आगे भेजें और बताएं कि हम लोग कि पहली दफ़ा गए थे और पहली दफ़ा जीत के आए। आगे कोई नज़्म-उल-ऐन बनाया आपने कि अब हमें किस तरह जाना है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री की थपकी भी मिल गई है आपको, क्या सोचा है आगे किस फील्ड में कदम रखेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हमने ये सोचा है कि मतलब मेरी तो अभी ग्रेजुएशन हो गई है, मैंने फाइनल सेमेस्टर के अपने पेपर्स भी दे दिए। जिस दिन मेरा वाइवा था उससे अगले दिन ही हम रवाना हो गए थे इस्लामाबाद। जब वहाँ से हम वापसी आए तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि हम एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करें और बलूचिस्तान के अंदर जो मसले हैं वो हम हाईलाइट करें, लोगों के सामने लाए, पाकिस्तान के सामने लाए कि बलूचिस्तान के अंदर कौन से इशू हैं जो लोगों को मतलब लाजमी है कि मतलब हाईलाइट किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि मैं मतलब ये मेरा अपनी ख्वाहिश है कि मैं शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम करूं, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर काम करूं, ख़ासकर बलूचिस्तान के एरिया को फोकस करते हुए मैं इन चीज़ों पे काम करूं। ठीक है, आपका तो ये इरादा है, और आपका क्या इरादा है? मेरा मतलब फोकस प्रोडक्शन में ज़्यादा है क्योंकि मैं असल में कैमरा शाई भी हूँ। तो मेरे पास वैसे भी ये जो जीन्स है वो मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिल चुके हैं, उमर गुल अस्कर साहब से। तो मेरा फोकस जो है ज़्यादा राइटिंग में ही रहेगा। तो राइटिंग एक होती है सहाफ़ियाना राइटिंग और एक होती है ड्रामा राइटिंग, एक
शॉर्ट फिल्म राइटिंग, एक कॉलम राइटिंग, तो आपने कुछ सोचा है कि वो मीडियम कौन सा होगा राइटिंग में? जैसे कि अभी का दौर है सोशल मीडिया का ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग की बहुत नीड है यहाँ पर। तो मेरा क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी इरादा है, और उसके अलावा मेरे फिल्म प्रोडक्शन में भी है कि मैं फ़िल्म की राइटर भी बनूँ। क्योंकि फिल्म के बारे में तो कहते हैं कि फिल्म तो सिर्फ वही बना सकता है जिसकी बड़ी मिल हो या बड़ा दिल हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो ये बना दी पूरी, अब आखिरी सिलसिला है हमारा, तो कोई ऐसी नसीहत आम लोगों को या मुताल्लिका इदारों को कि जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पा सकें, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेके आएँ? जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद तब्दीलियाँ जो मेरे ज़हन में है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आपने भी इस चीज़ में जो है कंटिन्यू किया था, हमारे साथ अपना हिस्सा डाला था कि अपने बर्थडेज़ पे हाँ, हमें एक दरख्त लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। तो हर बंदा अगर ये दरख्त लगाएगा तो आप सोचेंगे हमारा बलूचिस्तान कितना सरसब्ज हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है, इस चीज़ को करके हम क्लाइमेट चेंज को और अपना जो एटमॉस्फेयर है उससे खूबसूरत भी बना सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन तमाम चीज़ों को ज़रा सा हम अवॉइड करें तो इससे भी हमें जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब वो रिजल्ट मिल सकता है। एंड थर्ड, यहाँ का जो कचरा है, अब उसके बाद अब देखें यहाँ पे प्लास्टिक कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक ये तमाम जो है, जब ये कूड़ा वगैरह फेंकते हैं तो ये तमाम जो है उसमें चला जाता है, नल्स वगैरह में चला जाता है, वो बंद हो जाती हैं, नालियों का कितना लीकेज हो जाता है। इसके अलावा इससे जो है कितनी ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बीमारियाँ जो है पैदा होती हैं, ये कितना अफेक्ट कर रही हैं। इस चीज़ को कम किया जाए, और इनको जो बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं हमारी फैक्ट्रीज़, कितना सारा धुआं उनसे जो है पैदा हो रहा है और उस माहौल को ख़राब कर रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट इन चंद चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करे, आगे की दुनिया को रुख बदलने वाला है कि अगर हमने इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला, इसको बहुत बड़ा इशू समझकर इस पे काम नहीं किया, तो आगे बहुत मसला हो सकता है। ठीक है, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे आप नौजवानों को, बलूचिस्तान, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवानों को? बलूचिस्तान के नौजवानों को सबसे पहले मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि किसी को कमतर ना समझे ख़ुद को, सबको यही मौका, मतलब सबको अवेल करें मौका, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ये ना समझिए कि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या हमें बैकवर्ड रखा जाएगा। नहीं, आपने ख़ुद को किसी से कमतर नहीं समझना, हर अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है, बलूचिस्तान को आगे दिखाना है और पाकिस्तान को आगे दिखाना है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो बलूचिस्तान की जो यूथ है वो अपने आप को, जैसे कि हारिस ने कहा, कमतर ना समझे, इस वजह से भी क्योंकि हम लोग बहुत शार्प है, हमें सिर्फ पॉलिश होने की ज़रूरत होती है और एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो जब हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, एक्सपोजर हमें मिलेगा, तो हम और पॉलिश हो जाएंगे और हम और बेटर भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये भी कहूँगी कि जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते तो आपकी जगह पर कोई और आ जाएगा, तो किसी और को आने ना दे, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो वो जो है पैगाम यूथ के लिए है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम अवेल करें। देन उसके बाद कुछ परसेप्शन यहाँ पे है, वो ये है कि अगर हम चलें बलूचिस्तान में तो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो अक्सर ये सोचते हैं कि बाहर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं उनके साथ मिलकर खड़े रहें, शाना बशाना मिलकर खड़े रहें और उन्हें हमेशा सपोर्ट करें। और हमारे टीचर्स इस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, तो टीचर्स भी सपोर्ट करें, फैमिली भी सपोर्ट करे, और अगर हुकूमत भी हमें सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जिस तरीके से हमने अभी अपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान का जो है नाम रोशन किया है, तो इस तरीके से दूसरे भी इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ख़ास तौर पे हमारे जो कोयटा के लोग हैं उनको कहता हूँ कि कोयटा का नाम आप लोग रोशन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये रोशनी का सफ़र जारी रहेगा। आज इन 4 रोशन चरागों से हमने बात की, तो बात ये है कि ये पहाड़ों की ज़मीन के पाले हैं, तो पहाड़ पर कोई जो पौधा उगता है ना, वो बड़ी सख्त ज़मीन से निकल के आता है, तो वो उसके आसाब भी मज़बूत होते हैं, उसका दिमाग भी मज़बूत होता है और उसकी चमक और आबोताब भी अलग होती है। तो मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए, बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के नौजवानों के लिए कि खूब चमकें और खूब महकें, अपना नाम, कोयटा का नाम, पाकिस्तान का नाम
और दुनिया भर में अपना नाम रोशन करें। इसके साथ ही बलूचिस्तान डायरी का ये सफ़ा पलटा जाता है। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह बलूचिस्तान डायरी के एक और नए सफ़े के साथ शामिल होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।